रात सुबह का इंतजार नहीं करती, रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती। खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती, जो भी खुशी मिले उसका आनंद लिया करो, जो भी खुशी मिले उसका आनंद लिया करो, क्योंकि ज़िंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती, क्योंकि ज़िंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली आपके अपने YouTube चैनल लखन माली में फिर से स्वागत करते हैं। इन सुंदर सी इन पंक्तियों के साथ में आज हम रीट के जो विद्यार्थी हैं, जो कहीं पर भी रह करके तैयारी में लगे हुए हैं, हम उनसे एक ही बात कहेंगे, तैयारी में आप बराबर लगे रहें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आपने जो सपना पाला है शिक्षक बनने का वो ज़रूर पूरा होगा। जो हमने ओल्ड पेपर की जो सीरीज स्टार्ट की थी वो लगातार चल रही है। आज हम इसमें 2015 का जो रीट का पेपर हुआ था उसमें संस्कृत भाषा फर्स्ट लेवल 1 की हम बता चुके हैं और आज हम लेवल 1 की भाषा सेकंड की हम बात करेंगे, जिसमें 30 प्रश्नों को आपको अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी लंबी भूमिका के। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आपसे एक निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि इस पे हम आपको जानकारी लेकर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम से संबंधित जुड़ी हुई सारी जानकारी इसमें आपको मिलती रहती है और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके नोट्स हैं वो भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। चलिए दोस्तों, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए खंड थर्ड है आपका, भाषा आपकी सेकंड है और हम बात कर रहे हैं L1 2015 जो रीट का आपका पेपर हुआ था उसकी हम बात कर रहे हैं 2015। ठीक है, तो 2015 में जो रीट का पेपर आपका हुआ है उसकी हम बात करेंगे। भाषा सेकंड है संस्कृत की। एक एक प्रश्न को अच्छे से समझेंगे और फिर हम इसमें बताएंगे आपको कि कहाँ पर क्या ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा 61 नंबर का। देखिए सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल पढ़ते हैं, समझते हैं। संस्कृत शिक्षणे किम श्रव्य साधनोपयोगी नास्ति। प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न समझना बहुत जरूरी है एग्जाम में, तो आप पहले प्रश्न को समझो अच्छे से क्या कहना चाह रहा है। सवाल कह रहा है कि संस्कृत शिक्षणे यानी संस्कृत शिक्षण में किम यानी क्या, श्रव्य साधनम उपयोगी नास्ति यानी क्या श्रव्य साधन उपयोगी नहीं है। अब ये देखो, आपने सवाल तो सुन लिया, श्रव्य साधन उपयोगी नहीं है। अब इसको ढंग से समझोगे तो आप समझ पाओगे कि भाई श्रव्य साधन की बात कर रहे हैं, दृश्य श्रव्य की बात नहीं कर रहे हैं। अब गलती से हमने कई बार दृश्य श्रव्य इसको पढ़ लिया तो एग्जाम में बार बार सिर्फ एक ही चीज आपको दिखेगी। तो आपको यहां पर देखना है श्रव्य साधन कौन सा उपयोगी नहीं है। आकाशवाणी, मानचित्रम, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर। बताइए, सब लोग अपना अपना आंसर सोच के रखें और लास्ट में हमें कमेंट के रूप में अपना स्कोर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसका हम आंसर आपको बता देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, यानी कि सेकंड वाला मानचित्रम। ये हमारा राइट आंसर इसका हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें संस्कृत शिक्षण में क्या श्रव्य साधन उपयोगी नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है, यानी कि श्रव्य साधन जिनसे हम सुनते हैं। क्या मानचित्र से सुन सकते हैं? नहीं, मानचित्र श्रव्य साधन में नहीं आता है, ये दृश्य साधन है। आकाशवाणी आपका सुनते हैं ना, आकाशवाणी में समाचार आते हैं, तो आपका श्रव्य साधन है। ग्रामोफोन है आपका, जो पहले फ़ोन आते थे, जो ग्रामोफोन का मतलब रेडियो एक प्रकार से जो पहले चलते थे पुराने ज़माने में। इसके अलावा टेप रिकॉर्डर आप जानते ही हैं। ये सारे के सारे साधन आपके श्रव्य हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके मानचित्र को। तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा और यही आपसे पूछा जा रहा है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं। संस्कृत अध्यापकस्य अभिन्नम मित्रम अस्ति। देखो कितना सुंदर सा सवाल है। तो यहाँ पर आपसे एक जो सीधा सा सवाल है कि संस्कृत अध्यापक जो होता है उसका अभिन्न मित्र है, क्या है बताओ? श्यामपट्ट, चार्ट है, चित्रम, मानचित्रम। कोई भी संस्कृत शिक्षक है तो उसका अभिन्न मित्र बताना है। अभिन्न मित्र का मतलब होता है बहुत ही मतलब अच्छा, क्लोज फ्रेंड, यानी जिसको भिन्न नहीं किया जा सके, ऐसा अभिन्न मित्र। समझ गए बात? बताइए श्यामपट्ट, चार्ट, चित्र, मानचित्र में से कौन सा सही होगा? तो चलिए राइट आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर होगा श्यामपट्ट। क्या होगा? श्यामपट्ट। यानी कि श्यामपट्ट जो शिक्षक होता है उसका अभिन्न मित्र होता है भैया। श्यामपट्ट के बिना आप करोगे क्या कक्षा में?
तो श्याम पट्ट का प्रयोग आपको आना चाहिए। श्याम पट्ट का प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए, ये श्याम पट्ट कौशल में आता है सारा का सारा। कैसे लिखना चाहिए, कैसे आपको श्याम पट्ट को साफ करना चाहिए, कब उसको मिटा देना चाहिए, कब उस पर लिखना चाहिए और क्या क्या लिखना चाहिए, कैसा लिखना चाहिए, ये सारी चीज़ें श्याम पट्ट कौशल में आती हैं। श्याम पट्ट कौशल जिसका जितना अच्छा होता है उसका शिक्षण उतना ही प्रभावी हो जाता है। ये आप कुछ चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पर हम समझ गए कि अभिन्न मित्र जो है वो श्याम पट्ट होगा। ठीक है, बहुत ही आवश्यक, मतलब जो परम मित्र जिसको हम कह सकते हैं वो आपका श्याम पट्ट होगा। हालांकि चार्ट है, चित्र, मानचित्र, ये भी सहायक होते हैं, लेकिन अभिन्न मित्र की बात कर रहे हैं इसलिए श्याम पट्ट उत्तर होगा। अगला सवाल है आपका, देखिए सवाल को समझते हैं एक बार। भाषा शिक्षणस्य महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति। भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है या है, ये हमें बताना है। तो भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता है व्याकरणस्य ज्ञानम, या फिर व्यवहार ज्ञानम, या शुद्धोच्चारणम, या विद्यार्थिनाम रुचि ही। बताओ भाई क्या होगा। चलो, भाषा शिक्षण की बात कर रहे हैं। अब भाषा शिक्षण कोई भी हो सकता है। अभी फिलहाल में तो हम संस्कृत की बात कर रहे हैं, तो हमें संस्कृत ही सोच के रखना है। आप चाहे हिंदी की बात करें, अंग्रेजी की बात करें, उर्दू की बात करें, पंजाबी की बात करें, मराठी की बात, कोई भी भाषा हो सकती है। उस भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण विशेषता उसकी जो होती है वो होती है दोस्तों उच्चारण, यानी कैसा, शुद्ध, यानी शुद्ध उच्चारणम आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध उच्चारण, जब तक आप शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते तो भाषा शिक्षण खराब है, मतलब कोई महत्व का नहीं है। आप हिंदी पढ़ाना चाहते हैं, आपको हिंदी भाषा अच्छे से नहीं आती है, तो आपका शिक्षण कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, प्रभावी नहीं हो सकता, कोई मतलब का नहीं रहेगा। ऐसे ही आप अंग्रेजी मान लीजिए, अंग्रेजी आप पढ़ाना चाहते हैं, अंग्रेजी का आपको प्रोनाउंसिएशन, आपको उच्चारण ही नहीं आता है, शुद्ध उच्चारण करना नहीं आता है, तो फिर आप बताइए कैसे शिक्षण कर सकते हैं। ऐसे ही आप संस्कृत सीख लीजिए, उसको भी समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि भाषा शिक्षण के अंदर महत्वपूर्ण विशेषता शुद्ध उच्चारणम, शुद्ध उच्चारण। इसलिए कोई भी भाषा हो उसमें शुद्ध उच्चारण बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, चलो अगला सवाल है हमारा, लिखित परीक्षायाम प्रश्नाः सन्ति, यानी लिखित परीक्षा में प्रश्न हैं। कौन कौन से प्रश्न होते हैं भाई? लिखित परीक्षा जो होती है आपकी, उसमें कैसे कैसे प्रश्न हो सकते हैं। एकदम सिंपल सवाल है ये। 2015 में जो रीट का एग्जाम हुआ था उसमें से प्रश्न बता रहे हैं। निबंधात्मकाः, लघुत्तरात्मकाः, या वस्तुनिष्ठ प्रश्नाः, कैसे प्रश्न हो सकते हैं लिखित परीक्षा के अंदर। तो बताइए, सब लोग अपना अपना आंसर आपने सोच लिया होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वे। यानी कि लिखित परीक्षा में आपके निबंधात्मक प्रश्न भी हो सकते हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न भी हो सकते हैं, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हो सकते हैं। जब पेपर बनाया जाता है तो उसमें हम निबंधात्मक प्रश्न भी देते हैं, लघुत्तरात्मक भी देते हैं, कुछ आपके अति लघुत्तरात्मक भी होते हैं लेकिन ऑप्शन में नहीं है, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हम देते हैं। ठीक है, खाली स्थान वाले भी आ जाते हैं, अवसद वाले भी आ जाते हैं, वो सारे वस्तुनिष्ठ ही हैं। अगला सवाल हमारा देखिए, बहुत ही सुंदर सवाल है, शिक्षण विधियों पर आधारित है आपका। 65 नंबर, निम्नांकितेषु अनुवादस्य प्रकारः नास्ति। देखो, प्रकार नास्ति किसका? अनुवाद का। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से अनुवाद का प्रकार नहीं है। कौन सा अनुवाद का प्रकार, कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है। तो बहुत ही सुंदर सवाल है। यदि आपने शिक्षण पढ़ा है, अनुवाद शिक्षण, और थोड़ी बहुत जानकारी आपको है, तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होंगे कि भाई अनुवाद जो होता है हमारा वो 3 प्रकार का होता है। तो चलो ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि अनुवाद का प्रकार कौन सा नहीं है। चित्रानुवाद, अक्षरशः अनुवाद, तथ्यानुवाद और छायानुवाद है। बताइए। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको हम ये बता देते हैं कि जो अनुवाद होता है हमारा, वो सिर्फ 3 प्रकार का होता है। यानी अनुवाद के 3 प्रकार हैं, संस्कृत की हम बात कर रहे हैं। पहला इसमें एक प्रकार होता है अक्षर से अनुवाद, ठीक। दूसरा होता है छाया अनुवाद, और एक होता है तथ्यानुवाद।
यानी कि ये हमारे जो 3 दे रखे हैं ये हमारे अनुवाद के प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो अक्षर से अनुवाद होता है, एक छाया अनुवाद होता है, एक तथ्यानुवाद होता है, लेकिन चित्रानुवाद नहीं होता। तो जो नहीं होता है वही तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर का, क्योंकि सवाल पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुवाद का प्रकार नहीं है, तो हमें नहीं है वो छांटना है ना। तो चित्रानुवाद कोई अनुवाद का प्रकार होता ही नहीं। केवल अनुवाद के प्रकार 3 होते हैं जो अभी हमने आपको बोल के बताए। अक्षर से अनुवाद, अक्षर से अनुवाद में क्या होता है दोस्तों, इसमें शब्द के स्थान पर समानार्थक शब्द का प्रयोग हम करते हैं। एक होता है छायानुवाद, इस छायानुवाद को हम भावानुवाद भी कहते हैं या मर्मानुवाद भी कहते हैं या निष्कर्ष अनुवाद भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, भावार्थ को अनुवाद के रूप में उसको अन्य भाषा में हम लिख देते हैं या प्रस्तुत कर देते हैं। एक होता है तथ्यानुवाद। तथ्यानुवाद में क्या करते हैं हम, ये विषय वस्तु के अर्थ को प्रस्तुत करते हुए अनुवाद करते हैं। यानी कि यह अनुवाद की जो सर्वोत्तम विधि या शैली मानी जाती है तथ्यानुवाद, यानी तथ्य को देख करके उसके अर्थ को देख करके हम अनुवाद करते हैं ना, वो तथ्यानुवाद कहलाता है। तो अनुवाद कितने प्रकार के हैं, कैसे उनको हम समझेंगे, वो सारा हमने बता दिया आपको। अब आप उत्तर समझ गए होंगे। चित्रानुवाद अनुवाद का प्रकार नहीं होता और यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हम समझ लेते हैं। अगला सवाल आपका शब्द रूपों पर आधारित है। आपको शब्द रूप यदि याद होंगे तो आप फटाफट आंसर निकाल लेंगे। देखिए सर्व शब्द की बात यहाँ पर दोस्तों प्रश्न है, सर्व शब्दस्य पुल्लिंग बहुवचने रूपम अस्ति। जो सर्व शब्द है आपका, सर्व यानी सभी, उसमें आपको पुल्लिंग का बताना है बहुवचन का रूप। पुल्लिंग के अंदर बहुवचन का रूप आपको बताना है और हम बात कर रहे हैं सर्व शब्द की। तो आप लोग समझ गए होंगे सर्व शब्द के अंदर क्या रूप बनता है। आपको हम पहले तो एक बात बता देते हैं, जो सर्व शब्द है आपका उसमें उसके जो रूप चलते हैं वो तीनों ही लिंगों में चलते हैं दोस्तों। कौन कौन से लिंगों में? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, 3 लिंगों में उसके रूप चलते हैं। और ये हमसे बात कर रहे हैं पुल्लिंग की। तो पुल्लिंग के अंदर जो रूप चलता है उसको हम बताएंगे, लेकिन ऑप्शन आप छांटिए पहले। सर्वा, बताइए सही है क्या? सर्वे, सर्वाणी या सर्वम, क्या आंसर होगा इसका? पहले तो आप ये अपना आंसर सोचिए, फिर हम आपको राइट आंसर बता देंगे। तो आपने सबने आंसर सोच लिया होगा। देखिए चलो हम बता देते हैं। सर्व शब्द का पुल्लिंग रूप आपको बताना है, तो हम आपको एक बार बोल के बता देते हैं, आप खुद ही समझ जाओगे। सर्व शब्द की पुल्लिंग की जो विभक्ति है उसको हम लिख कर बता देते हैं, जिससे आप खुद ही समझ जाओगे कि रूप कैसे बनता है। देखो पुल्लिंग में बनता है, प्रथमा विभक्ति बता रहे हैं हम, सर्वे, सर्वे, सर्वौ, सर्वे। ये आपकी पुल्लिंग के अंदर रूप बनाए हमने। प्रथमा विभक्ति है भैया जी। कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। और इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है? पुल्लिंग का रूप पूछ रहे हैं, ठीक है। अब पुल्लिंग का रूप आपको बताना है, तो पुल्लिंग का हमने स्टार्ट कर दिया। सर्वे है, सर्वौ, सर्वे, ये पुल्लिंग है। सर्वे है, सर्वौ, सर्वे, सर्वम, सर्वौ, सर्वान, ऐसे रूप बनता है इसका। अब आप इसमें ये ढूंढो कि ऑप्शन में कहीं भी आ रहा है क्या पुल्लिंग वाला रूप। देखो सर्वा आ रहा है तो ये वैसे ही गलत है क्योंकि स्त्रीलिंग का रूप है। सर्वाणी आ रहा है, नपुंसक लिंग में बनता है। सर्वम आ रहा है, पुल्लिंग में कहीं बनता ही नहीं है, नपुंसक लिंग में बनता है। केवल एक रूप बच गया आपका, ये सर्वे। तो राइट आंसर सर्वे ही होगा, क्योंकि हमने जो लाइन लिखी है उसमें देख लो आप, पुल्लिंग की है सर्वे है, सर्वौ, सर्वे, तो आपका सर्वे बना बहुवचन वाला। ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है आपका पुल्लिंग के अंदर सर्वे। ठीक, हमने पूरी बात आपको बता दी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा शिक्षण विधियों पर आधारित है और बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल कह रहा है परिष्कारात्मक शिक्षणम अस्ति। परिष्कारात्मक जो शिक्षण होता है वो कैसा होता है? परिष्कार, परिष्कार का मतलब होता है शुद्ध करना, अच्छा बनाना, किसी में निखार लाना, कोई कमियों को दूर करना होता है। तो बताइए कैसा शिक्षण होता है? उपचारात्मक, व्यापकम, मौखिकम, विकल्पात्मकम, बताइए। तो एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। हमने आपको बता दिया कि परिष्कार होता क्या है। परिष्कार आप जानते हैं, किस चीज़ का परिष्कार करना, उसको शुद्ध परिष्कृत करना, कमियों को दूर करना, उनको कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर हटा देना। तो इसमें हम कहेंगे उपचारात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपचारात्मक। उपचारात्मक के अंदर वही होता है जो हम परिष्कार करते हैं। उपचारात्मक में आपने शिक्षण के रूप में देखा होगा कि उपचारात्मक शिक्षण में हम जो बच्चों की समस्याएं होती हैं या फिर उनकी कोई भी दिक्कत होती है उसको दूर किया जाता है।
जबकि निदानात्मक एक शिक्षण होता है, उसमें समस्याओं को पता करते हैं, उनको समस्याओं को जानते हैं, उसके बाद में जो दूर करते हैं समस्याओं को, उनकी प्रॉब्लम्स हम दूर करते हैं ना, उसी को कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। तो यही तो कह रहे हैं कि भाई परिष्कारात्मक शिक्षण भी यही है। तो उत्तर हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण आपका। ठीक है, करेक्ट है। चलो आगे देख लेते हैं। अगला जो सवाल है हमारा, ये भी शिक्षण से संबंधित ही है। सवाल बहुत ही अच्छा है, सिंपल है। शिक्षणम भवेत, शिक्षण होना चाहिए। कितना सुंदर सवाल है, एकदम सीधा सा सवाल है। शिक्षण कैसा होना चाहिए भैया बताइए, बताओ। संश्लेषणात् विश्लेषणम, कठिनात् कठिनम प्रति, सरलात् कठिनम प्रति, तर्कात् मनोविज्ञानम प्रति। बताओ, शिक्षण जो है हमारा वो संश्लेषण से विश्लेषण होना चाहिए, या कठिन से कठिन की ओर होना चाहिए, या सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, या तर्क से मनोविज्ञान की ओर होना चाहिए। सिंपल सवाल है, कोई ज़्यादा खास समझाने की बात है नहीं। आपको डायरेक्ट आंसर बताना है। सोच लिया होगा आपने आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी कि हमारा जो उत्तर है वो है सरल से कठिन की ओर। दोस्तों, कोई भी शिक्षण हम करवा रहे हैं, चाहे वो संस्कृत का है, हिंदी का है, अंग्रेजी का है, चाहे कोई भी भाषा हो सकती है, शिक्षण का एक सिद्धांत है हमारा एक ऐसे मानो कि एक नियम मान लो, सबसे पहले हम सरल चीज को सिखाते हैं और सिखाना चाहिए। कोई भी शिक्षण है, यदि आप चाहते हो कि आपका शिक्षण बहुत अच्छा हो, बच्चों को अधिगम अच्छे से हो और शिक्षण आपका प्रभावशाली हो, तो आप सरल से कठिन की ओर उसको प्रारंभ करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो बच्चे उसमें रुचि लेते हैं, ध्यान से सुनते हैं और अधिगम उनको जरूर होता है। यदि आप कठिन चीज पहले बताओगे तो बच्चे कभी नहीं समझेंगे, उनके अंदर डर बैठ जाएगा कि इतना कठिन है ये तो, अरे राम कैसे समझ में आएगा, बहुत दिक्कत होने लगेगी और वो उस सब्जेक्ट से दूरी बनाना स्टार्ट कर देंगे। जब आप उसी चीज को सरल से कठिन की ओर ले जाओगे तो आप सरल चीज को जैसे जैसे सिखाओगे बच्चे सीखते जाएंगे, कब कठिन की तरफ चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। यही तो तरीका है पढ़ाने का, यही तो शिक्षण है पढ़ाने का। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक हमारे सामने गद्यांश है, उस गद्यांश को सबसे पहले हम पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उसके आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। छोटा सा गद्यांश है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार हम समझा देंगे आपको। ये केवल 4 लाइन आपको दिख रही हैं। देखो, अधोलिखितम अपठितम गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नांकिताः प्रश्नाः समाधेया। इसमें आपको 69 से 73 तक के जो प्रश्न हैं वो इस गद्यांश के आधार पर करने हैं और सारे प्रश्न आपके व्याकरण से संबंधित हैं। प्रश्न पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम गद्यांश को समझते हैं, उसके बाद में इसमें से जो प्रश्न हैं उनको पढ़ेंगे। मम विद्यालयः नगरस्य एकस्मिन् सुरम्ये स्थले स्थितः अस्ति। कह रहे हैं कि मेरा विद्यालय नगर के एक सुंदर स्थल में स्थित है, यानी नगर का एक बहुत ही सुंदर स्थान है, उसमें स्थित है। प्रांगणस्य मध्ये एकम सुंदरम उद्यानम वर्तते। प्रांगण का मतलब होता है आपका मैदान, मैदान के बीच में एक सुंदर बगीचा है। अत्र अध्यापकानां संख्या 70, छात्राणां च सहस्रद्वयं वर्तते। देखिए, कह रहे हैं कि यहाँ पर अध्यापकों की संख्या 70 यानी 70 है और छात्रों की संख्या 2000 है। सहस्रद्वयम यानी 2000। अध्यापकाः अतीव निपुणाः योग्याः च सन्ति। अध्यापक बहुत ही निपुण और योग्य हैं। शिक्षा क्षेत्रे अस्य ख्याति ही संपूर्ण देशे अस्ति। शिक्षा के क्षेत्र में इसकी ख्याति या प्रसिद्धि संपूर्ण देश में है। अतः दूरतः पठनाय अत्र छात्राः प्रवेशम लभन्ते। इसलिए दूर से पढ़ने के लिए यहाँ पर छात्र प्रवेश प्राप्त करते हैं। क्रीडा क्षेत्रे सदा प्रमुखम स्थानम प्राप्नोति। क्रीडा के क्षेत्र में यानी कि खेल के क्षेत्र में इसका प्रमुख स्थान होता है या प्रमुख स्थान प्राप्त होता है। अहम गर्वितः भाग्यशाली च यह एतादृशे
अत्युत्तमे विद्यालये शिक्षाम लभे। कहने कि मैं गर्वित हूँ, यानी मुझे गर्व है, मैं भाग्यशाली हूँ कि इस प्रकार के अति उत्तम विद्यालय के अंदर मैंने शिक्षा प्राप्त की है। इस प्रकार इसमें एक विद्यालय का वर्णन किया है, तो आप समझ गए होंगे। अब इसी में से कुछ प्रश्न हैं जो हमें यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं, सवाल समझते हैं। सबसे पहला सवाल गद्यांश के आधार पर, ये हमारा 69 सवाल है। तो सवाल देखते हैं, सिंपल है। मम इत्यस्य का विभक्ति, मम इत्यस्य का विभक्ति, ये हमें बताना है। यानी कि जो मम दिख रहा है आपको, इसमें आपको बतानी है कौन सी विभक्ति है। तो आप मम देखें सबसे पहले, तो वही आता कहाँ पर है ये, तो बताइए प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, षष्ठी और पंचमी। आपको बताना है मम में कौन सी विभक्ति है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि मम जो है वो रूप बनता कहाँ पर है। बिल्कुल, तो ये मम जो रूप बनता है वो बनता भैया अस्मद शब्द के अंदर। कहाँ पर बनता है? अस्मद शब्द के अंदर। तो अस्मद शब्द का रूप आपको आना चाहिए। देखो हम यहाँ बता देते हैं, अस्मद शब्द के अंदर ये रूप बनता है। किसमें? अस्मद शब्द के अंदर। अब अस्मद शब्द का रूप बनता है अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभि, मय्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मत्। और षष्ठी में बनता है मम, मम, आवयो, अस्माकम। सप्तमी बनता है मई, आवयो, अस्मासु। तो कहने का मतलब हमारा मम आया षष्ठी में। तो मम हमारा षष्ठी विभक्ति में रूप बनता है, और मम का अर्थ होता है मेरा या मेरी। कहते हैं ना मम विद्यालयः, मम देश है, और मम का बहुवचन अस्माकम होता है, मम आवयो अस्माकम। तभी तो कहते हैं अस्माकम देशः भारत देशः। ठीक है, तो मम जो है आपका षष्ठी विभक्ति का रूप है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सी। ठीक है, क्यों हुआ हमने पूरी डिटेल आपको बताई है, जिससे कि आपको आंसर रटने नहीं पड़ेंगे, समझना है। आपको रटने से ज़्यादा समझने पर जोर देना है। ठीक, अगला सवाल है हमारा 70। देखिए, कह रहे हैं शिक्षा क्षेत्रे इत्यत्र समास विग्रह अस्ति। शिक्षा क्षेत्र में इत्यत्र समास विग्रह अस्ति, यानी शिक्षा क्षेत्र जो हमारा एक शब्द है, इसमें आपको समास विग्रह बताना है। तो समास विग्रह क्या होगा, चलिए बताइए। शिक्षायाम क्षेत्रे, शिक्षाम क्षेत्रे, शिक्षाया क्षेत्रे, या शिक्षायाः क्षेत्रे। इनमें से चार में से ऑप्शन आपको बताना है कौन सा राइट है। सोच लिया सबने आंसर? चलो हम बता देते हैं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षायाः क्षेत्रे है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में। ऐसा ही तो अर्थ है, हमने गद्यांश में पढ़ा था ना कि शिक्षा के क्षेत्र में, इसका पूरे देश में नाम है, ख्याति प्राप्त है, पूरे देश में प्रसिद्धि है इसकी। किसके क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। ऐसा अर्थ निकल रहा है, तो आपको उसी हिसाब से अर्थ निकालना है। शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के आ रहा है तो षष्ठी लगानी है। तो शिक्षा शब्द का रूप आपको रमा की तरह बोल करके लिख देना है, शिक्षायाः क्षेत्रे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षायाः क्षेत्रे, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, अगला सवाल है स्थित है इत्यत्र कै है प्रत्यय वर्तते। कितना अच्छा सवाल है। स्थित है इत्यत्र कै प्रत्यय वर्तते। स्थित है जो शब्द है आपका, इसमें बताना है कौन सा प्रत्यय है भैया। तो स्था धातु तवतु प्रत्यय, स्था धातु क्षत्रि प्रत्यय, स्था धातु त प्रत्यय, स्थ धातु इतः प्रत्यय है। तो आपको बताना है कौन सा प्रत्यय है। चलिए अपना अपना आंसर सोच के रखें। तो दोस्तों इसमें हम राइट आंसर बता देते हैं सीधा। तो इसमें राइट आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि स्था धातु है हमारी, स्था यानी ठहरना होता है, और इसमें एक त प्रत्यय है, इक्तः। इक्तः प्रत्यय में से आपका तय शेष रहता है। ठीक, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बताते हैं आपको स्था में त, ये राइट आंसर है ना हमारा। तो इसमें आपका ये इक्तः दिख रहा है, इसमें केवल तय आपका बचता है ये। और इधर स्था धातु है आपकी। स्था धातु में जब तय प्रत्यय लगाते हैं तो इसका एक नियम है, स्था में जो आ है वो ई में बदल जाएगा, यानी स्थि हो जाएगा, स्था का स्थि हो जाएगा। ऐसे आप समझ लो, ऐसे स्था है ना, इस स्था का आपका स्थि हो जाएगा ऐसे, और स्थि होकर के आप इसमें तय जोड़ देंगे ऐसे। आप पुल्लिंग में बना रहे हैं तो आपको ऐसे स्थित है बन जाएगा, वो बन गया स्थित है। तो ऐसे करके त प्रत्यय है। ठीक है, ये तो आगे चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपकी। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल हमारा संधि पर आधारित है। इसमें आपको संधि से संबंधित एक प्रश्न है जो कि बहुत ही सरल कह सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अत्युत्तमे पदे संधि विच्छेदः करणीयः। एक पद है हमारे सामने अत्युत्तम, ठीक है, अत्युत्तमे, इसमें आपको संधि विच्छेद बताना है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप संधि पहचान लो, इसमें भाई संधि कौन सी हो रही है। तो मोटा मोटी आपको दिख ही रहा होगा, तय दिख रहा है और ये दिख रहा है, यानी आधा तय और ये जब दिख जाता है आपको इस तरीक़ा से कहीं पर भी, तो आप समझ लेना कि वहाँ पर यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यण संधि। इसमें आपको यण संधि दिख रही है, ठीक है। अब देखो यण संधि होगी तो यण संधि के हिसाब से विग्रह हो जाएगा आपका। तो देखो आपको लिखना है अति उत्तमे, अत्य उत्तमे, अतितमे, अत्युत्तमे। तो इसमें राइट छांटना है आपको, फटाफट बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी अति धन उत्तमे। अति धन उत्तमे है, ठीक। अब अति धन उत्तमे में क्या किया हमने, अति में जो ई है इस ई को ये कर लो, ई के स्थान पर ये कर लो ऐसे। अब ई के स्थान पर हमने ये कर लिया, ठीक है। अब आगे हमारा उत्तम है और इधर आपका अत बच गया, तो अत और उत्तम को जोड़ दो तो अत्युत्तमे बन जाएगा, ठीक है। ये में आपका उत्तम तो युत्तमे बन जाएगा, युत्तमे, ऐसे आपका यहाँ हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार आप ये समझ गए होंगे भाई। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है प्राप्नोति इत्यत्र के धातु अस्ति। प्राप्नोति जो हमारा एक पद है, इसमें आपको धातु बतानी है। प्राप धातु, प्रप धातु, प्रपन धातु या आप धातु। बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, आपने भी सोच लिया होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि इसमें आपका डी ऑप्शन राइट होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रेतो उपसर्ग है आपका, ठीक, और आप धातु है इसमें। कौन सी? आप। ऐसे आप धातु से ही आपका ये रूप बनता है प्राप्नोति, तब बनता है प्राप्नोति, प्राप्नुतः, प्राप्नुवंती, ऐसे इसका रूप चलता है। जैसे शक्नोति, शक्नुता, शक्नुवंती होता है ना, तो प्रेतो उपसर्ग है इसमें और धातु आप है, प्राप्त करना, ऐसे बनेगा आपका, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा एक श्लोक पर आधारित है। देखिए एक श्लोक आपके सामने दिया हुआ है और इस श्लोक में से कुछ सवाल हैं। तो दे रहे हैं निम्नलिखितम श्लोकम आधारीकृत्य निम्नलिखिताः प्रश्नाः समाधेयः। तो निम्नलिखित हमारा जो श्लोक है इसको पढ़ करके आपको कुछ प्रश्न हैं उनका उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम जो हमारा श्लोक है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसमें से जो प्रश्न हैं उनको हम समझ लेंगे। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम, विद्या भोगकरी यश सुखकरी, विद्या गुरुणां गुरुः, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परम दैवतम, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, विद्या विहीनः पशु। तो आप समझ गए होंगे इसका मतलब, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, एकदम सरल अर्थ है। यदि आप कोई भी इसका अर्थ समझना चाहते हैं, मतलब समझना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में लिखें, आपको हम जरूर बताएंगे पूरा। तो आप सीधा से समझ गए होंगे कि विद्या विहीनः पशु, यानी विद्या के बिना जो आदमी है वो पशु के समान होता है, क्योंकि विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, विद्या राजसु पूज्यते, राजा के यहाँ विद्या की पूजा होती है, नहीं धनम, धन की नहीं, ठीक है। और कहते हैं कि विद्या विहीना पशु, विद्या से विहीन पशु के समान होता है। तो इसमें विद्या के महत्व को प्रदर्शित किया गया है। कंप्लीट पूरा भावार्थ अर्थ सब जानना चाहते हो तो हमें आप कमेंट करें, आपको जरूर उसमें बताया जाएगा। तो चलिए हम डायरेक्ट इसमें से आपको प्रश्न बता देते हैं। तो देखिए हमारा इसके आधार पर सवाल है पहला, प्रच्छन्नम अत्र के प्रत्यय प्रयुक्तः। प्रच्छन्नम यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। क्षत्रि, तय, तवतु, णबुल प्रत्यय। दोस्तों राइट आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रच्छन्नम। तो हम बता देते हैं सीधा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी त प्रत्यय। इसका अर्थ हो जाता है भूतकाल का, यानी भूतकाल का अर्थ निकलता है। जैसे पठिता, गता, हसिता, लिखिता, यानी गया, गतः, ऐसे यहाँ प्रच्छन्नम बन जाएगा। तो प्रच्छन्नम में आपका छद धातु से बनेगा, छद। तो छद से आपका जैसे छद धातु है, ठीक है,
अब इस छद धातु के अंदर जो दे है, इस दे का न होगा, और जो तय प्रत्यय का तय है उसका भी न होगा, दोनों का न हो जाएगा तो छन्न बन जाएगा, और छन्न से बन जाएगा आपका छन्नम। जैसे आप ऐसे मानो कि एक धातु है भिद, कौन सी धातु है? भिद धातु है, ऐसे समझ लो। इस भिद धातु से यदि हम तय प्रत्यय कर देते हैं ये वाला, तो इसमें आपका बनेगा भिन्नम। क्या बनेगा? भिन्नम। ऐसे ये आप समझ लो। हमने ये इसलिए समझाया क्योंकि इसको समझ जाओगे तो आप ये वाला अपने आप समझ जाओगे। अब इसमें प्र उपसर्ग लगा दिया है आपका प्र, ठीक है, और छन्न, तो बीच में आपका तुक आगम हो गया और तय का आपका चय बन के प्रच्छन्न बन गया। तो ये आप समझ गए होंगे प्रोसेस। जिस प्रकार भिद से तय बनता है तो भिन्नम होता है, ऐसे छद से छन्नम बन जाएगा तो बन जाएगा प्रच्छन्नम। समझ गए बात आप? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, देखिए इसी में से सवाल पढ़ते हैं और समझते हैं। यशः इत्यत्र का विभक्ति अस्ति। यशः जो आपका शब्द है इसमें आपको विभक्ति बतानी है, कौन सी विभक्ति है? यशः शब्द है। अब यशः जो शब्द है आपका, ये पुल्लिंग का ही शब्द है यशः, तो इसमें आपको प्रथमा विभक्ति बतानी है या पंचमी बतानी है या सप्तमी या षष्ठी, कौन सी बतानी? बताओ, राइट आंसर बताइए अपना अपना, कौन सी बता रहे हैं आप बताइए। चलिए हम बता देते हैं राइट आंसर, आपने सोच लिया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों प्रथमा, यानी कि इसमें प्रथमा विभक्ति है, यश है, राम है, ऐसे मान लो आप, यश है, राम है। पंचमी सप्तमी षष्ठी होगी नहीं, ठीक है, तो सिंपल सा आपका प्रथमा विभक्ति इसमें हो जाती है। अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है। राजसु शब्दस्य मूल शब्द अस्ति। राजसु जो शब्द है इसका मूल शब्द बताना है। राजा, राज, राजन या राजस। तो आपको पता होगा कि भाई जो राजा शब्द है हमारा, ये राजा शब्द जो चलता है आपका, राजा, राजानौ, राजान है। तो यहाँ आपको पता होगा कि जो हमारा राजा शब्द चलता है, राजा, राजानौ, राजान, राजानम, राजानौ, राज्ञ है, इसका मूल शब्द क्या है आखिर? वो मूल शब्द आपको पता है क्या? बिल्कुल पता होना चाहिए। तो इसका मूल शब्द है राजन, तो राइट आंसर हो जाएगा राजन। और राजसु में पूछ रहे हैं तो राजसु आपका राजन शब्द में ही तो बनता है। कहाँ बनता है? राजन शब्द के अंदर बनता है। जब आप राजन शब्द का रूप बोलोगे तो आपका राजसु कहाँ पर बनता है बताइए? सप्तमी के बहुवचन में आपका जो रूप बनेगा वो राजसु ही बनेगा। ये आपको यदि रूप याद है तो आप इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे। आपको हम बोल के बता देते हैं। सप्तमी बनेगा राज्ञी, राज्ञो, राजसु, सप्तमी के अंदर। तो राजसु बनता है सप्तमी के बहुवचन में, लेकिन इसका मूल शब्द पूछा जा रहा है तो राजन शब्द है। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है आपका, देखिए 77 है और सवाल को समझते हैं। विद्या विहीन है इत्यत्र समास है के। विद्या विहीन है इत्यत्र समास है के। विद्या विहीन जो हमारा एक पद है इसमें आपको समास बताना है। कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव है। बताइए 72 सवाल की हम बात कर रहे हैं, कौन सा राइट आंसर होगा? बताओ सब। विद्या विहीन है। सब लोगों ने अपना अपना आंसर सोच के रखा होगा, अपना अपना आंसर बताएं सभी लोग। चलिए हम आपको आंसर बता देते हैं। आपने सोच लिया होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा भैया बी ऑप्शन, यानी कि तत्पुरुष। इसमें तत्पुरुष है। कौन सा होगा? तत्पुरुष। विद्या विहीन है यानी विद्या से विहीन, विद्या से विहीन, तो विद्या विहीन है, तो विद्या से विहीन हो जाएगा। इसमें तत्पुरुष समास हो जाता है, कोई खास बात नहीं है। अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल है हमारा 78, शब्द रूप पर आधारित है। गुरुणाम इत्यत्र का विभक्ति अस्ति। हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी किसी भी शब्द में आम और नाम दिख जाए लास्ट में तो समझ लेना षष्ठी का बहुवचन का रूप है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर षष्ठी का बहुवचन का रूप है, ऐसे आपको समझ लेना है। तो बताइए इसमें गुरु नाम में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी एक वचन, षष्ठी एक वचन, षष्ठी बहुवचन, तृतीय बहुवचन। आप समझ गए होंगे हमने जो बात बोली है। हमने कहा कि यदि किसी भी शब्द के अंत में नाम या आम जुड़ा हुआ है तो समझ लेना षष्ठी बहुवचन का रूप है। जैसे गुरु नाम, कवि नाम, रमा नाम, ठीक है, ऐसे। तो षष्ठी बहुवचन का रूप हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा सी। क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 79। अब 79 सवाल को समझते हैं। लिखा हुआ है 79 में,
ऋतु रसाणाम उपर्युक्त स्थानम पूर्यते। अब देखो यहाँ पर एक समस्या है भाई। यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा जो पेपर के अंदर, इसको हम थोड़ा जूम करके बताते हैं आपको, जो और क्लियर हो जाएगा आपको हम जो बताना चाह रहे हैं इसमें। देखिए इसमें और अच्छे से आपको जूम करके हम बता रहे हैं, जिससे कि हम जो बताना चाह रहे हैं वो समस्या आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। सवाल आपका ये कह रहा है ऋतु रसाणाम, यहाँ पर खाली स्थान को पूरा करना है। तो बताइए अपना आंसर। उपर्युक्त स्थान की पूर्ति कंठ है, कंठतालु या जिह्वा या मूर्धा। तो दोस्तों पहले तो आप ये देखिए कि ऐसा जो उच्चारण स्थान जब हम पढ़ते हैं, उच्चारण स्थान के अंदर ऐसा कहीं पर भी आता है क्या? कहीं पर भी ऐसा आता है क्या उच्चारण स्थान में? ऋतु रसाना मूर्धा नहीं आता। तो पहली बात तो ये हमारा लिखा हुआ है ना यहाँ, ये ही गलत लिखा हुआ है, इसीलिए ये हमारा जो प्रश्न है ये बोनस में चला गया। इसमें बोनस में चला गया भैया, क्योंकि लिखा हुआ ही गलत है। यहाँ पर ऋतु रसाना मूर्धा होता है, जबकि इन्होंने ऋतु लिखा हुआ है। तो इसका मतलब तो हो गया कि री और तय वर्ग, लेकिन तय वर्ग तो आता ही नहीं है, वो तो ऋतु रसानाम दंता हमें आता है, जबकि इन्होंने ऋतु रसानाम पूछा है, ऋतु पूछा है। जबकि ये जो लिखा होना चाहिए था वो भैया ऐसा लिखा होना चाहिए था, ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम ऐसे लिखा होना चाहिए था, जबकि ऐसा लिखा हुआ नहीं है। इसलिए ये हमारा बोनस में चला गया प्रश्न, क्योंकि लिखा ही गलत है तो हम रिक्त स्थान की पूर्ति क्या करेंगे, इसलिए ये बोनस में चला गया। समझ गए बात आप? सही लिखा होता ऋतु रसाना मूर्धा आता उत्तर, फिर इसका क्या आता? मूर्धा, लेकिन लिखा हुआ गलत नहीं है तो इसको बोनस में डाल दिया। ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए यहाँ पर 80 नंबर का। 80 नंबर का हमारा सवाल है यमगणन व्यंजनानाम उच्चारण स्थानम के वर्तते। कह रहे हैं कि ङमगणनम जो व्यंजन है इनका उच्चारण स्थान बताना है। नासिका, मुखम, जिह्वामूलम, कंठोष्ठम। तो आप उच्चारण स्थान आपको याद होंगे, जो पंक्तियां हमने बताई आपको 10-11, जैसे अक्कु है विसर्जनीयानाम कंठे इचु यशानाम तालु ऋतु रसाणाम मूर्धा ऋतुलसानाम दंतः उपु पद्मानीयानाम ओष्ठौ यमगणना नाम नासिका चे। तो अभी अभी आया यमगणना नाम नासिका चे। क्या आया भैया? नासिका चे, यानी कि यमगणना नाम, यानी ये पांचों जो व्यंजन हैं हमारे, इनका उच्चारण स्थान नासिका और होता है, यानी नासिका होता है। इसके अलावा ये जिस जिस वर्ग के हैं वो भी होता है। ठीक, ये हमारा आंसर है। तो कहने का मतलब होगा सीधा सा नासिका आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? नासिका। ऑप्शन में यदि आपके और नासिका दे रखा है और इसके साथ में आपका और भी कोई ऑप्शन है, जैसे हम आपको एक चीज़ समझाते हैं। जैसे आपसे पूछा जा रहा है ये वाला, तो ये पहला जो है आपका ये इसका उच्चारण स्थान होगा नासिका, तो होगा ही होगा। ठीक, और चे का मतलब और, यानी कि ये किस वर्ग से है वो वर्ग वाला भी तो होगा इसका प्लस में, यानी वो तो होगा ही होगा वर्ग में। तो ये चे वर्ग के अंदर आता है। किस वर्ग में आता है? चे वर्ग में। तो चे वर्ग का उच्चारण स्थान इचु यशानाम तालु होता है। तो तालु जो चे वर्ग में आपका पूरा का चे वर्ग बोलोगे तो चे छे जय जय ये, तो ये में ये भी तो आता है। तो क्या चे वर्ग के अंदर चे वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है आपका तालु, तो क्या तालु इसका नहीं होगा? बिल्कुल होगा भैया। तो तालु इसका भी तो होगा ये का, तो इसका ये का तालु भी होगा और नासिका भी होगा। कहने का मतलब इनके दो उच्चारण स्थान होंगे इन पांचों की, ऐसे समझ लो आप। एक समझा दिया, ऐसे आप बाकी और को समझ लेना। तो यह नासिका तो होगा ही होगा, इसके साथ में ये किस वर्ग का है, उस वर्ग का क्या उच्चारण स्थान होता है वो इसका भी होगा। तो जैसे च वर्ग का है तो च वर्ग का उच्चारण स्थान इचुएशन तालु होता है, तो इसका तालु भी होगा, यानी कि नासिका प्लस तालु दो उच्चारण स्थान होंगे। जब दोनों ही ऑप्शन में दे रखेंगे, नासिका भी दे रखा और तालु भी दे रखा, ऐसी स्थिति में आपको नासिका उत्तर करना होगा। तो यहाँ पर नासिका उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, देखिए एक बार सवाल को समझ लेते हैं। इसमें आपको संशोधन करने के लिए कहा जा रहा है, कारक पर आधारित आपका सवाल है। तो देखिए सवाल समझते हैं। 81 हमारा सवाल है, वाक्यम इदम संशोधयत। इस वाक्य को संशोधित करना है। बालकाः पुस्तकम रोचते।
तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बालकाः पुस्तकम रोचते। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन देख लेने हैं। बालकम पुस्तकम रोचते, बालकेन पुस्तकम रोचते, बालकाय पुस्तकम रोचते, बालकस्य पुस्तकम रोचते। यदि आपको कारक के नियम याद हैं तो आपको पता होगा कि रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। रुच धातु के योग में चतुर्थी होती है, यानी कि आपको अच्छा क्या लगता है, ठीक है, पुस्तकम रोचते। लेकिन किसके लिए? बालकाय। तो आपको चतुर्थी विभक्ति लगानी है। तो जहाँ भी चतुर्थी विभक्ति लिख रही है वही राइट आंसर है। तो देखो ऑप्शन ए में बालकम नहीं, बालकेन नहीं, बालकाय बिल्कुल सही है। तो आपका चतुर्थी विभक्ति का रूप मिल गया बालकाय। तो यही तो राइट आंसर होगा, क्योंकि रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो बालकाय पुस्तकम रोचते। आपको एक प्रसिद्ध उदाहरण आपको बताया होगा, बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छा लगता है। इसी तरह यहाँ हो जाएगा, बालक के लिए पुस्तक अच्छी लगती है। बात तो वही है ना, उदाहरण बदल दिया थोड़ा सा। तो नियम तो याद रखना है आपको, रुच धातु के योग में चतुर्थी होती है। ऐसे ही हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल हमारा वाच्य परिवर्तन से संबंधित है, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल है स गृहम गच्छति, वाक्यस्यास्य वाच्य परिवर्तनम कुरुते है। वाक्य है हमारा स गृहम गच्छति, वह घर जाता है। इसका आपको वाच्य परिवर्तन करना है। तेन गृहम गम्यते, तया गृहम गम्यते, तेन गृहम गच्छति, तेन गृहे गम्यते। तो सबसे पहले जब हम वाच्य परिवर्तन करते हैं तो सबसे पहले कर्ता को तृतीया में लाते हैं। तो कर्ता को तृतीया विभक्ति में लेकर आओ। तो कर्ता है से। तो से जो हमारा रूप है ये हमारा तत् शब्द का रूप है, स तौ ते। तो ये हमारा पुल्लिंग में चलता भी है। कहाँ चलता है? पुल्लिंग में। से तौ ते तम तौतान तेन ताभ्याम तई। क्या बनता है? तेन ताभ्याम तई। तो यहाँ पर जो रूप बनेगा वो सह के स्थान पर बनेगा तेन। क्या बनेगा? तेन। ये हमारा तृतीया का रूप हो गया, से को हटा दिया। अब गृहम जो हमारा है यहाँ कर्म है इस जगह, लेकिन हमें इसको प्रथमा में लाना है। तो प्रथमा में भी गृहम ही होता है, क्योंकि सेम रूप चलता है नपुंसकलिंग में। गृहम गृहे गृहाणी, गृहम गृहे गृहाणी, जैसे फलम फले फलानी। तो यहाँ आ जाएगा आपका तेन और गृहम की जगह गृहम हो जाएगा। ठीक है, तो गृहम की जगह गृहम हो गया। और गच्छति की जगह क्या होगा? अब गच्छति की जगह आपको गम धातु का रूप चलाना है, क्योंकि आत्मनेपद पद में हम कैसे रूप चलाते हैं। यदि आप जानना चाहते हो पूरी डिटेल तो हमारा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हो, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ देखते हैं, आप को रूप बताते हैं। गच्छ धातु है ना, इसका मूल धातु में हम यह जोड़ते हैं। तो गम में यह जोड़ा तो गम्य बना, जैसे ये गम है इसमें यह जोड़ा। अब इसका हम रूप चलाते हैं आत्मनेपद का, लब धातु या सेब धातु की तरह, तो बन जाएगा गम्यते। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? आपने सोच लिया होगा भाई, पता लग गया होगा आपको। तो पहला नंबर का आपका ऑप्शन सही होगा, ए नंबर का। तो तेन गृहम गम्यते बन जाएगा, तेन गृहम गम्यते, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए ये इसमें रिक्त स्थान दे रखा है और ये हमारा सूक्ति पर आधारित है। निम्नलिखित सूक्ते समुचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यते। ठीक है, अब देखो ये हमारी एक सूक्ति है, इसमें रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। तो देखिए दुर्बलस्य रिक्त स्थान राजा, दुर्बलस्य यानी दुर्बल का राजा। ठीक है, क्या? जन्म, बलम, धनम या धर्मम, क्या होता है? दुर्बल का राजा। बताइए। तो राइट आंसर बताना है आपको, फटाफट छांट लीजिए। ये हमारी सूक्ति है भैया, तो सूक्ति याद करनी पड़ेंगी। तो आपको हमने पहले ही कहा है, बार बार हम एक ही बात करें कि हमारा एक वीडियो है जिसमें हमने पूरी सूक्ति आपको कंप्लीट बताई है, कक्षा 6 से लेकर के और 10 तक की जितनी भी आपकी सूक्ति चलती है उन सबको अच्छे से आपको समझाया है व्याख्या के साथ में। आप आई बटन पर क्लिक करें और पूरा वीडियो देख सकते हैं। देखिए आई बटन पर क्लिक करके आप देख ली पूरा वीडियो। ठीक है, चलिए उसमें से आप अच्छे से समझ जाओगे। तो इसमें राइट हो जाएगा आपका बलम, बी ऑप्शन आपका राइट होगा भैया। क्या होगा? बी ऑप्शन। 83 में बी ऑप्शन राइट होगा, यानी हो जाएगा दुर्बलस्य बलम राजा। तो दुर्बल का राजा बल होता है। ठीक है, ऐसे। अगला सवाल हमारा देखिए, अगला सवाल देखते हैं। 84 शिक्षण विधियों पर आधारित हमारा एक सवाल है। देखिए, तो सवाल को पहले हम एक बार पढ़ते हैं। संस्कृत शिक्षण से प्रमुख उद्देश्यमस्ति। संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, बताइए। बोधात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक, रचनात्मक या सर्वाणी?
सिंपल सा है, इसमें कोई खास बात नहीं है। हमारे संस्कृत शिक्षण के सारे ही उद्देश्य प्रमुख हैं, बोधात्मक भी होना चाहिए, ज्ञानात्मक भी होना चाहिए और रचनात्मक उद्देश्य भी होने चाहिए। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सर्वाणी उद्देश्य आपके करेक्ट हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं किसी कोई। अगला सवाल हमारा बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है बाह्य प्रयत्नानि सन्ति, यानी बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं भैया बताइए। तो बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, 5, 11, 7, 4। तो हम आपको बता देते हैं संस्कृत में यत्न जो होते हैं वो ये 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं 2 प्रकार के? यत्न, यानी संस्कृत के अंदर यत्न जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपके होते हैं आभ्यंतर तो होते हैं 5 और बाह्य होते हैं 11। आभ्यंतर तो 5 प्रकार के होते हैं और बाह्य होते हैं 11 प्रकार के। कितने प्रकार के? 11 प्रकार के। आपको हम 11 प्रकार के नाम बोल के बता सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा 11। तो ऑप्शन में देख लो 11 कहाँ पर लिख रहा है, तो 11 लिख रहा है बी ऑप्शन पे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब 11 कौन कौन से होते हैं देखो बोल के बताते हैं। विवार, श्वार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये हमारे 11 होते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, तो देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है 86। सवाल एक बार पढ़ते हैं। लिखा हुआ है निबंधात्मक परीक्षापेक्षया विश्वसनीय का परीक्षा। निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा कौन सी परीक्षा विश्वसनीय है? साक्षात्कार परीक्षा, मौखिक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, लिखित परीक्षा। बताओ 86 में क्या आंसर होगा? तो चलिए 86 का आंसर बता देते हैं। आपने भी सोच लिया होगा, इसका आंसर है सी, यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो होती है वो निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा भी विश्वसनीय होती है। क्यों? क्योंकि निबंधात्मक परीक्षा में यदि हम कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि एक जैसा राइट आंसर तो फिक्स होता नहीं है उसमें फिक्स कुछ होता नहीं है। जैसे एक ही प्रश्न है और 100 व्यक्ति एग्जाम देते हैं, तो उन 100 व्यक्तियों का सबका आंसर अलग अलग होगा, क्योंकि अपने अपने विचार लिखते हैं, उसमें लिखने पड़ते हैं। ठीक है। अब उसको 100 व्यक्तियों की कॉपी को 100 लोगों से चेक करवाओ तो सबके आंसर अलग अलग, यानी कि आपको जो मार्किंग होगी वो अलग अलग होगी। एक ही व्यक्ति की कॉपी को आप यदि 100 व्यक्तियों से चेक करवाते हैं तो उसमें भी आपकी नंबरिंग अलग अलग आएगी। तो ये विश्वसनीय नहीं है। साक्षात्कार भी विश्वसनीय नहीं है, वो सामने वाले के ऊपर है, वो कैसे समझ रहा है वो। मौखिक परीक्षा भी विश्वसनीय नहीं है, लिखित परीक्षा भी विश्वसनीय नहीं मानते, लेकिन उसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा विश्वसनीय है आपकी, क्योंकि इसमें राइट आंसर एक है तो वो फिक्स है ही। जैसे हम इसमें मान लो कोई सवाल पूछ लिया कि भाई बाह्य प्रयत्न कितने हैं और हमने कह दिया कि 11, तो 11 ही होते हैं। आपके ऑप्शन में 11 आ गया तो 11 ही आंसर होगा, चाहे आप 11,000 से चेक करवा लो, 11 लाख व्यक्तियों से चेक करवा लो, राइट आंसर 11 ही होगा उसका। ये है विश्वसनीय। तो वस्तुनिष्ठ जानते ही हैं, गोला करना होता है हमें, एवं शैदे वाली परीक्षा होती है वस्तुनिष्ठ। अगला सवाल देखते हैं 87। अगला सवाल है हमारा अष्टाध्यायी इति पाणिनीय ग्रंथे अध्याया सन्ति। अष्टाध्यायी जो हमारा पाणिनीय जी का ग्रंथ है उसमें अध्याय कितने हैं? 7, सपाद 7 या 10 या 8? तो बताना है आपको, इसमें अध्याय बताने, सिंपल सी बात है। तो इसमें आपके अष्टाध्यायी के अंदर अष्ट अध्याय, यानी नाम से ही पता लग रहा है जिसमें अध्याय 8 हों उसी को अष्टाध्यायी कहेंगे ना। तो 8 अध्याय हैं, राइट आंसर है, बाकी में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। अगला सवाल है हमारा उच्चारण स्थान का ही सवाल है। देखिए 88 सवाल है, ये कारस्य उच्चारण स्थानम किम, यानी यकारस्य उच्चारण स्थानम किम। यकार का उच्चारण स्थान बताना है। तालु, कंठोष्ठ, ओष्ठ, मूर्धा। तो यकार का उच्चारण स्थान बताइए भाई क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसका बताइए अब राइट आंसर क्या होगा। 88 की हम बात कर रहे हैं, बताइए तालु, कंठोष्ठ, ओष्ठ या मूर्धा में से राइट आंसर बताना है फटाफट। तो हम आंसर बता देते हैं, इसका राइट आंसर होगा तालु। एक पंक्ति है आपको याद होगी तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। इचु यशा नाम तालु, यानी ई, च वर्ग, ये और श, इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। तो ये पंक्ति आपको याद करनी होंगी। 10-11 पंक्तियां हैं ऐसी। अक्कु है विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यशानाम तालु, रेठु रसानाम मूर्धा, ऐसे ही आपको पंक्तियां याद रखनी है। तो यकार आ गया ना इसमें, इचु यशानाम तालु, तो ये हमारा ये आ गया इस जगह। तो ये हमारा ये जो आया है इसी से हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये बन जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए सवाल कह रहा है 89 में,
स्वाध्याय प्रणाल्याः सोपानानि सन्ति। स्वाध्याय प्रणाली जो है हमारी, उसमें कौन कौन से सोपान होते हैं? नियोजनम, क्रियान्वयनम, मूल्यांकनम, सर्वाणी। तो स्वाध्याय प्रणाली के अंदर कौन कौन से सोपान होते हैं? बहुत ही सुंदर सवाल है। तो बताइए, 89 की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। नियोजन भी होता है हमारा, क्रियान्वयन भी करना पड़ता है, मूल्यांकन भी करना पड़ता है स्वाध्याय के अंदर। कहने का मतलब सर्वाणी उत्तर हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि स्वाध्याय प्रणाली के अंदर हमारा नियोजन भी होता है, क्रियान्वयन और मूल्यांकन, ये सारे ऑप्शन होते हैं इसके अंदर, ये सारे सोपान हैं, ये सभी स्टेप्स इसमें काम करते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न है हमारा, संस्कृत भाषा कौशलस्य प्रथम कौशलम अस्ति। देखो हमने आपसे कितनी बार कहा है कि भाई प्रश्न रिपीट होके आते हैं, तो ये कितनी बार प्रश्न आपके बहुत सारे रिपीट होके आ चुके हैं। तो आप सारे पेपरों को अच्छे से सुन लोगे, देख लोगे, तो कई प्रश्न आपको रिपीट होके मिलेंगे 2021 या 22 में, जब भी आपका रीट का एग्जाम होगा उसमें, निश्चित मान के चलो। तो प्रथम कौशल आपको बताना है पठनम, लेखनम, श्रवणम या संभाषणम। तो पहला कौशल कौन सा है बताइए भैया, सबका आंसर क्या है बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। हमने एक ट्रिक बताई थी आपको, SBPL, इस ट्रिक को याद रखें, हमेशा याद रखें, इस ट्रिक से कभी भूलोगे नहीं। ये हमारी कौशलों की ट्रिक है, यानी कि कौशलों का क्रम है ये। सबसे पहले S का मतलब श्रवण कौशल आता है, फिर B का मतलब भाषण कौशल आता है, फिर P का मतलब पठन कौशल, और लास्ट में आता है लेखन कौशल। ये क्रम है, चाहे लास्ट का पूछो या पहला पूछो या कोई सा पूछो, आप इससे बता दोगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर श्रवण कौशल हो जाएगा। ऐसे करके फ्रेंड्स अभी हमने देखा यहाँ पर रीट 2015 में जो आपका L1 में पेपर आया था, उसकी दोनों भाषाओं की हम बात कर चुके हैं। आज हमने यहाँ पर भाषा 2 की बात की है, L1 की। तो ये आपको सारे प्रश्न हमने बता दिए, पर हमने आपको 30 प्रश्नों की व्याख्या के साथ में पूरी डिटेल आपको बताई है। आशा करते हैं आपने अच्छे से सुना होगा, देखा होगा और आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। हम आपसे एक ही बात कहेंगे, भाई ज़रूर देखें, आप पूरा वीडियो देखें, अपने दोस्तों को सबको शेयर करें, क्योंकि इससे देखने से आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा जो आपको शायद पता नहीं है, बाद में पता लगेगा। क्योंकि इसमें से आपके बहुत सारे प्रश्न रिपीट होकर आते ही आते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, पूरे प्रश्नों को हम इसमें डिटेल से व्याख्या के साथ बता रहे हैं। एक प्रश्न को आप देखोगे तो इसमें कई प्रश्न आपके क्लियर होते हैं साथ साथ में, ये भी आपको समझना है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर नहीं बता रहे हैं हम औरों की तरह, और बाकी लोग बताते नहीं है इस प्रकार से यूट्यूब पे कोई भी। तो हम आपको डिटेल बता रहे हैं, साथ साथ में सारे ऑप्शन की डिटेल भी आपको साथ में बता रहे हैं। तो जरूर देखें दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपके सुझाव या अनुभव जो भी है, आपको कैसा लग रहा है, सब कुछ हमें कमेंट के रूप में बता सकते हैं। कोई भी आपकी क्यूरीज है, कोई भी प्रश्न है, तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। आप सुन रहे हैं, मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद दोस्तों।